हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। मेरा नाम है योगेश चौहान। आज हम करने जा रहे हैं द पंडित्स के लाइव मूक, जो कि कौन सा है, वो है मूक नंबर 20। उसका जीएस एनालिसिस करने वाले हैं। ये एक एनालिसिस सीरीज चल रही है, जैसा आप सबको पता है, बहुत ही शानदार सीरीज है। तो जो भी लोग नए हैं वो पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही यूजफुल वीडियोस हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और उसके एनालिसिस के साथ साथ में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी दी गई है। और नई नई कॉन्सेप्ट सीखने के साथ साथ आपका रिवीजन भी साथ साथ चल रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है ये: विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द गांधी जी। गांधी जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला है ही वॉज मैरिड टू कस्तूरबा माखन जी एट द एज ऑफ 13 ईयर्स। दूसरा है गांधी जी रिटर्न टू इंडिया एट द एज ऑफ अराउंड 46 ईयर। सी है गोपाल कृष्ण गोखले इज अज्यूम टू द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी। एंड डी है ही फाउंडेड द साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद गुजरात इन 1918। इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है या कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये जानने से पहले थोड़ा हम गांधी जी के बारे में जान लेते हैं। तो गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम था उनका? मोहनदास करमचंद गांधी। ये जो करमचंद गांधी है, ये गांधी जी के पिताजी का नाम है। तो मोहनदास गांधी जी का नाम था, उन्होंने अपने पिताजी का नाम लास्ट में ऐड कर रखा था, तो पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। इनकी माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम था पुतलीबाई। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ? गुजरात। गुजरात के पोरबंदर में। जो इनके पिताजी थे करमचंद गांधी, ये दीवान थे पोरबंदर के। जब ये 13 साल के हुए तब इनकी शादी कर दी गई कस्तूरबा जी से, और कस्तूरबा माखन जी हो गई कस्तूरबा गांधी। फिर ये हायर एजुकेशन के लिए यानी लॉ पढ़ने के लिए कहाँ चले गए? लंदन। उसके बाद गांधी जी 1893 में अफ्रीका गए, जहां इनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ, यानी रंग भेद। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या था कि इनको पीटर्सबर्ग स्टेशन पर, कहा? पीटर्सबर्ग स्टेशन पर फर्स्ट क्लास डिब्बे से उतार दिया था। तो ये इंसिडेंस कहां हुआ था? पीटर्सबर्ग स्टेशन पर। इसके खिलाफ इन्होंने 1894 में नेटल इंडियन कांग्रेस का गठन किया। किसके खिलाफ? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ। और पहली बार सत्याग्रह चलाया। तो पहली बार जो सत्याग्रह चलाया था गांधी जी ने, वो कहां चलाया था? वो चलाया था अफ्रीका में। इनका भारत आगमन कब हुआ? तो इनका भारत आगमन हुआ था 9 जनवरी 1915 को। ये कहां आए? रिटर्न्ड इंडिया, यानी भारत वापस आए। और इनका स्वागत किसने किया था? इनका स्वागत किया था गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। और ये जो गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं, ये इनके पॉलिटिकल गुरु थे। जब गांधी जी वापस आए तो इन्होंने शुरुआत के कुछ वर्ष जो है वो भारत का भ्रमण किया। और 1915 में क्या किया था? 1915 में इन्होंने गुजरात में साबरमती आश्रम बनवाया। इसके बाद इन्होंने पहला जो सत्याग्रह किया था चंपारण में, आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं केक से। केक में सी है चंपारण। ये जो चंपारण का सत्याग्रह था, ये 1917 में था और 3 खटिया सिस्टम के विरुद्ध था। ए फॉर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ये कब हुई? ये हुई 1918 में। और लास्ट है खेड़ा सत्याग्रह। ये भी 1918 में हुआ, लेकिन ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के बाद में हुआ था। फिर क्या हुआ? फिर 1920 में इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया। और ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू क्यों किया था? क्योंकि जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, उसके खिलाफ महात्मा गांधी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही महात्मा का टाइटल दिया था गांधी जी को।
और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में एक और मूवमेंट ऐड किया गया था जो था खिलाफत आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट। और इस खिलाफत मूवमेंट को लीड कौन कर रहे थे? वो लीड कर रहे थे अली ब्रदर्स। ये मूवमेंट 1922 तक चला, फरवरी 1922। क्यों? क्योंकि फरवरी 1922 में एक इवेंट हुआ जिसका नाम था चौरी चौरा हत्याकांड या चौरी चौरा इंसिडेंट। ये जो चौरी चौरा इंसिडेंट है, इसमें एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी जिसमें 10 से लेकर 12 जो पुलिसकर्मी थे वो जलकर मर गए थे। ये एक हिंसक घटना थी, इसलिए गांधी जी ने ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था इसको निरस्त कर दिया था। इसके बाद क्या हुआ? 1924 में पहली बार बेलगांव, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता बेलगांव वाली, वो किसने की थी? वो की थी गांधी जी ने। गांधी जी ने ही 1930 में सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट शुरू किया, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1913 के दौरान ही 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक गांधी जी ने दांडी मार्च या इसे कहें सॉल्ट मार्च को ऑर्गेनाइज किया। इन्होंने ये जो यात्रा है कहां से शुरू की थी? साबरमती आश्रम से शुरू की थी दांडी तक, और नमक कानून तोड़ा। इसके बाद इन्हें जो है जेल भी हो गई थी। जो इसमें डेलीगेट्स थे, 78 डेलीगेट्स थे जो इनकी दांडी मार्च यात्रा में शामिल थे। फिर 1942 में एक इवेंट हुआ था जिसका नाम है क्विट इंडिया मूवमेंट, या इसे ही बोलते हैं अगस्त क्रांति। वैसे तो ये एक लीडरलेस मूवमेंट था, इसलिए क्योंकि ज्यादातर जो नेता थे, राजनेता थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी मूवमेंट के दौरान गांधी जी ने नारा दिया था डू और डाई, करो या मरो। करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने। और सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने गांधी जी को बोला था फादर ऑफ नेशन। एक रेडियो के जरिए इन्होंने गांधी जी को किसकी उपाधि दी थी? फादर ऑफ द नेशन की। किनको दी थी? गांधी जी को। गांधी जी की मृत्यु कब हुई? गांधी जी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948। अच्छा, आजादी के टाइम पे 1946 और 48 के दौरान गांधी जी कहाँ थे? तो गांधी जी थे नोआखली में। कहाँ थे? नोआखली में। और ये नोआखली कहाँ पर है? ये है बांग्लादेश में आज के। ये यहाँ क्यों थे? क्योंकि 1946 के दौरान यहाँ पर कम्युनल दंगे भड़क गए थे। तो इस क्षेत्र में शांति और अहिंसा के लिए गांधी जी ने गांव-गांव घूमकर लोगों से हिंदू मुस्लिम एकता की बात की। और ये वाला इवेंट मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये अभी रिसेंटली रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। बाकी इनकी मृत्यु हुई 30 जनवरी 1948 को। इनको गोली मार दी थी किसने? नाथूराम गोडसे ने। और जब इनकी मृत्यु हुई, इनके मुंह से जो दो लास्ट शब्द निकले वो कौन से थे? वो थे हे राम। तो ये पूरी कहानी थी गांधी जी की। वापस क्वेश्चन पर आते हैं। तो कस्तूरबा माखन जी से 13 की उम्र में शादी की थी, ये सही है, तो ये नहीं हो सकता। गांधी जी इंडिया आए थे अराउंड 46 के थे जब, तो 1869 में इनका जन्म हुआ। 1915 में ये भारत आए। तो इस पूरे आप टाइम पीरियड को कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 46 ईयर ही आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। गोपाल कृष्ण गोखले इनके पॉलिटिकल गुरु थे, ये भी सही है, तो ये भी नहीं है, तो ये अल्टीमेटली सही हो जाएगा। तो यहां लिखा है कि इन्होंने साबरमती आश्रम कब स्थापित किया था? 1918 में नहीं, इन्होंने स्थापित किया था 1915 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज पॉपुलरली नोन एज लोकहितवादी? निम्नलिखित में से कौन लोकप्रिय रूप से लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था? तो सबसे पहला ऑप्शन है ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले को जाना जाता है 1873 में सत्य शोधक समाज के गठन की वजह से। ये जो सत्य शोधक समाज है, ये कहाँ गठित किया था इन्होंने? तो ये गठित किया था पुणे में। और ये एक माली फैमिली से आते थे। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम क्या है? उसका नाम है गुलामगिरी।
दूसरा ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बाकी ये इसका ऑप्शन नहीं है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जाना जाता है विडो रिमैरिज के लिए, बहुत सारे काम किए थे इन्होंने। इन्हीं के द्वारा एक एक्ट पास हुआ था जो था विडो रिमैरिज एक्ट। ये विडो रिमैरिज एक्ट या विडो रिमैरिज कानून ये आया कब था? ये आया था 1956 में। और इसको लाने में किसके एफर्ट्स थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के। बाकी इनको भी लोक हितवादी नहीं कहा जाता, ये ऑप्शन भी नहीं है। एक ऑप्शन है ऑप्शन डी, महादेव गोविंद रानाडे। इनको जाना जाता है पूना सार्वजनिक सभा के गठन के लिए। पूना सार्वजनिक सभा, और इसका गठन कब हुआ था? 1870 में। और इन्होंने रिलीजन के लिए मतलब रिलीजन में जो कुरीतियां हैं उनके खिलाफ, और चाइल्ड मैरिज के खिलाफ, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, विमेन एजुकेशन के लिए, यानी बहुत सारे काम किए। किन्होंने? महादेव गोविंद रानाडे जी ने। बाकी ये भी ऑप्शन नहीं है, लोक हितवादी कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख जी को। इन्होंने भी रिलीजन ऑर्थोडॉक्स यानी कुरीतियां और वुमेन एम्पावरमेंट इन सब के लिए काम किया था, तो इनको जाना जाता है लोक हितवादी। ये इनका फोटो है, ये है गोपाल हरि देशमुख। देखने से पहली बार मुझे ये लगे थे बाल गंगाधर तिलक की तरह, पर ये बाल गंगाधर तिलक नहीं है, ये है गोपाल हरि देशमुख, जिन्हें क्या कहा जाता था? लोक हितवादी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। द आर्कियोलॉजिकल साइट देमाबाद ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। कृष्णा रिवर, नर्मदा रिवर, बानस रिवर या प्रवरा रिवर? इसका आंसर करने से पहले थोड़ा हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जान लेते हैं। बात करूं मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, या इसे कहते हैं सिंधु सभ्यता। इसका नाम जो सिंधु सभ्यता, इसे कहा किसने था? तो ये जो नाम दिया था सिंधु सभ्यता, ये दिया था जॉन मार्शल ने। और ये जॉन मार्शल थे कौन? ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे जॉन मार्शल। इसे सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सिंधु नदी के आसपास बसी एक सभ्यता थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है। इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, वो है हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा सिविलाइजेशन। इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो सबसे पहला जो शहर खोजा गया था वो था हड़प्पा। और वो कब खोजा गया था? वो खोजा गया था 1921 में। किसके द्वारा? दयाराम साहनी जी के द्वारा। इसके बाद खोजा गया था मोहनजोदारो। मोहनजोदारो, हिंदी में इसे मोहनजोदड़ो बोलते हैं। इसको खोजा गया था 1922 में बाय आर डी बैनर्जी, रखलदास बैनर्जी। इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड रफली कितना था? 2600 लेकर 1750 बीसी। एकदम ऐसा नहीं था कि बिल्कुल 1750 पे ही सब खत्म हो गया, 2600 से शुरुआत हुई थी। ये मतलब यहां से सिविलाइजेशन थोड़ा सा दिखने लगी थी। तो ये रफली कितना है? 2600 लेकर 1750 बीसी तक। मोहनजोदारो को ही बोला जाता है माउंट्स ऑफ डेड। माउंट्स ऑफ डेड या मृतकों का टीला इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मानव कंकाल पाए गए थे। बाकी बहुत ही फली फूली सभ्यता थी मोहनजोदारो की। ये लोग वीट यानी गेहूं, बार्ले और कॉटन वगैरह उगाते थे। और कॉटन उगाने वाले ये पहले थे, और कॉटन को कहा जाता था शिंडॉन। वैसे तो हम कहते हैं कि यहाँ की जो लिपि है वो हम पढ़ नहीं सके, फिर हमें कैसे पता कि इसको शिंडॉन कहा जाता है? ऐसा हमें साक्ष्य मिला है मेसोपोटामिया से। मेसोपोटामिया में पाए गए लिटरेचर्स में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को मेलुहा कहा गया है। और इंडस वालों के व्यापार के संबंध मेसोपोटामिया से थे, इसके साक्ष्य पाए गए हैं। जो मेसोपोटामिया की सील पाई गई है कहाँ? मोहनजोदड़ो में। और कौन सी इंपॉर्टेंट साइट है मोहनजोदड़ो में? तो एक है ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी, यानी सबसे बड़ा अन्नागार और सबसे बड़ा जो स्नानागार है वो कहाँ पाया गया है? वो पाया गया है मोहनजोदड़ो में। और यहां पर ही पाई गई है बियर्डेड मैन का स्टैचू और डांसिंग गर्ल की मूर्ति। और ये जो डांसिंग गर्ल की मूर्ति है वो किसकी है? ये है ब्रॉन्ज की। तो इसे ब्रॉन्ज एरा भी बोला जाता है।
ये फैला कहां से कहां तक था? ये फैला हुआ था उत्तर में मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, दक्षिण में दैमाबाद, ये महाराष्ट्र वाला रीजन है, पूर्व में आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश वाला रीजन, और पश्चिम में सूत का जंडौर, बलूचिस्तान वाला रीजन। ये किसका फैलाव है? ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन का फैलाव। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर से, लेकिन ये जो दैमाबाद है, दैमाबाद भी महाराष्ट्र में है, लेकिन यहां पर नहीं है, मतलब कृष्णा बैंक के किनारे दैमाबाद सिटी नहीं पाई जाती। नर्मदा नदी, ये भी नहीं। नर्मदा नदी का ओरिजिन क्या है? अमरकंटक। अमरकंटक कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश से। बानस नदी है तो राजस्थान में ये ऑप्शन हो ही नहीं सकती। और डी है प्रवरा, ये एक ट्रिब्यूटरी है गोदावरी नदी की, और गोदावरी नदी का ओरिजिन क्या है? त्र्यंबकेश्वर। कहां पर? नासिक से। तो गोदावरी नदी की एक ट्रिब्यूटरी है प्रवरा, प्रवरा नदी के किनारे ही बसा है दैमाबाद। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, ये याद रखना। कई बार स्टूडेंट गलती कर देते हैं, पूछा इनकरेक्ट होता है, करेक्ट स्टेटमेंट मार्क कराते हैं। ऐसा मेरे से भी कई बार मूक में गलती होती थी। तो इन टर्म्स को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन इजी रहता है, पर छोटी छोटी मिस्टेक, इन्हें कहते हैं सिली मिस्टेक, इसकी वजह से आप एग्जाम में क्या करते हैं? ब्लंडर कराते हैं। बाकी इसका आंसर करते हैं हम। तो भारतीय संस्कृति नृत्य शैलियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला, कथक। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। तो प्रोमिनेंट डांस फॉर्म है उत्तर प्रदेश की, करेक्ट है। नॉन फॉर इट्स इंट्रिकेट फुटवर्क एंड स्टोरी टेलिंग थ्रू माइंड एंड जेस्चर, ये एकदम करेक्ट है। इसमें इशारों से बात समझाई जाती है, मतलब फुटवर्क होता है और हाथ से मतलब ताली मार मार के और जेस्चर कर करके क्या होता है, ये एक डांस परफॉर्म किया जाता है। इसके जो प्रोमिनेंट डांसर हैं वो कौन कौन से? जैसे बिरजू महाराज हो गए, लच्छू महाराज हो गए, शंभू महाराज हो गए, कुमुदनी लखिया हो गई, ये इनके क्या है? ये एक्सपोनेंट है। तो ये तो गलत नहीं है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, करेक्ट है। और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ग्रेसफुल मूवमेंट होता है, ये भी करेक्ट है। फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं और मुद्रा होती है, हैंड जेस्चर होते हैं, ये भी करेक्ट है। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। भरतनाट्यम के एक्सपोनेंट कौन कौन से? तो भरतनाट्यम के हैं मल्लिका साराभाई, मृणालिनी साराभाई, रुक्मणी देवी अरुंदेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, पद्मा सुब्रमण्यम, ये सब कौन है? ये भरतनाट्यम के एक्सपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है उड़ीसी। उड़ीसी एक डांस फॉर्म फ्रॉम उड़ीसा, features a unique combination of acrobatics, postures, storytelling through dance and a distinct musical style. उड़ीसी उड़ीसा का नृत्य एकदम करेक्ट है। कलाबाज मुद्राओं नृत्य के माध्यम से कहानी कहने और विशिष्ट संगीत शैली का एक अनूठा संयोजन है, एकदम करेक्ट है। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ओडिसी के एक्सपोनेंट्स कौन कौन से? तो ओडिसी के हैं सगुन भूटानी हो गई, केलुचरण मोहपात्रा हो गए, संजुक्ता पानीग्राही, सोनल मानसिंह, माधवी मुदगल, ये सभी किसके एक्सपोनेंट्स हैं? तो ये सभी एक्सपोनेंट्स हैं ओडिसी के। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यही इसका आंसर है। जब 3 मैंने रिजेक्ट कर दिए तो अल्टीमेटली 4 तो आंसर हो गई। वैसे ये क्यों गलत है? कुचिपुड़ी एक क्लासिकल डांस है, करेक्ट है। उड़ीसा आंध्र प्रदेश का है, ये भी करेक्ट है। इज नोन फॉर फास्ट पेस मूवमेंट्स एक्रोबेटिक, नहीं, फास्ट पेस मूवमेंट नहीं होती है, एक्रोबैटिक्स फिट नहीं होता है इसमें। ये एक ग्रेसफुल मूवमेंट वाला डांस है जिसमें जेस्चर वगैरह होते हैं, स्टोरी टेलिंग होती है। तो ये गलत है, इसकी वजह से ही ये ऑप्शन क्या हो जाता है? ऑप्शन सही है, स्टेटमेंट गलत है। बाकी कुचिपुड़ी के एक्सपोनेंट्स आप मुझे कमेंट में लिखकर बताना। बाकी ये है एक फोटो जिसमें कुचिपुड़ी जो डांस है ये परफॉर्म किया जा रहा है। कहाँ का है ये है आंध्र प्रदेश का। और इसके एक्सपोनेंट्स कौन कौन से बता ही देता हूँ मैं, यहाँ पर स्पेस बचा हुआ है। बाकी एक दो अगर मैं नहीं बताता हूँ तो आप कमेंट में लिख देना।
तो पहले हैं राजा रेड्डी राधा रेड्डी, राजा एंड राधा रेड्डी, वी सत्यनारायण शर्मा, शोभा नायडू, स्वप्न सुंदरी और मल्लिका साराभाई। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, मल्लिका साराभाई ये रिलेट करती थी भरतनाट्यम से भी और ये रिलेट करती हैं कुचिपुड़ी से भी। बाकी कुछ जो रह गए हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज नॉन एज द किंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट? किस संगीत वाद्य यंत्र को वाद्य यंत्रों का राजा कहा जाता है? वायलिन, पियानो, ट्रम्पेट या गिटार? ये कहा जाता है ऑप्शन बी को, पियानो को। क्यों कहा जाता है? देखो ये है पियानो, इसलिए इसे वाद्य यंत्र का राजा कहा जाता है क्योंकि इसके पास वाइड रेंज ऑफ नोट्स होते हैं। अब ये नोट्स क्या होते हैं? ये वो नोट्स होते हैं, आपने देखे हैं ना कि जो संगीत होते हैं उसकी भी एक लैंग्वेज होती है, वो ऐसे होती है, कुछ ऐसे होते हैं, फिर ऐसे होता है, मतलब इन्हें कहते हैं नोट्स। तो जो वाइड रेंज है नोट्स की, सबसे ज्यादा जो नोट्स बजाए जा सकते हैं वो किस में बजाए जा सकते हैं? वो पियानो में। ये जो कीज देख रहे हो ये कितनी होती है? इनका नंबर 88 होता है, 88 की होती है। डिफॉल्ट कितनी होती है? 88 कीज। और जो म्यूजिक जॉनर होता है, ये म्यूजिक जॉनर क्या होते हैं? जैसे जैज म्यूजिक होता है, पॉप म्यूजिक होता है, क्लासिकल म्यूजिक होता है, इंडियन फ्यूजन म्यूजिक हो गए। तो ये जो जॉनर है इनमें जो पियानो है लगभग सभी में बजाया जा सकता है क्योंकि नोट्स की रेंज की वैरायटी है, मतलब वाइड रेंज है। उसकी वजह से ये जैज में भी बजाया जा सकता है, पॉप में भी यूज किया जाता है, क्लासिकल में भी यूज किया जाता है। इसीलिए इसे कहते हैं किंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्रों का राजा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स डायरेक्टेड बाय सत्यजीत रे is based on the story नाश्ता नीर रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर? ये नाश्ता नीर ये एक स्टोरी है जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई थी। ये स्टोरी बंगाल पुनर्जागरण के ऊपर है, बंगाल पुनर्जागरण के ऊपर। तो इस स्टोरी के ऊपर जो सत्यजीत रे ने जो फिल्म बनाई थी वो कौन सी थी? चारुलता, अपूर संसार, अपराजित या पाथेर पांचाली? पाथेर पांचाली सत्यजीत रे जी की डेब्यू फिल्म है, यानी पहली फिल्म जिससे सत्यजीत रे जी ने डेब्यू किया था वो कौन सी मूवी है? वो है पाथेर पांचाली। लेकिन ये ऑप्शन नहीं है। ये वैसे सारी जितनी भी फिल्में दी हुई हैं ये सत्यजीत रे जी की हैं, लेकिन इस स्टोरी पे बेस्ड जो फिल्म है वो है चारुलता। बाकी सत्यजीत रे द्वारा जो बुक लिखी गई है उसका नाम है फेल्यूडा। ये भी पूछा गया है। तो ये बुक किसने लिखी है? सत्यजीत रे ने। ये एक डिटेक्टिव नोवेल है जो इन्होंने लिखी है। बाकी रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में जाने तो इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये नोबेल पुरस्कार किस लिटरेचर के लिए मिला था? तो ये मिला था गीतांजलि के लिए। बाकी इन्होंने गीतांजलि के अलावा गौरा भी लिखी है। ये एक नोवेल है जो किसने लिखी है? गौरा। ये लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हु इज क्रेडिटेड विद द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस? प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार का श्रेय किसको दिया जाता है? पहला ऑप्शन है जोहान गुटेनबर्ग, तो यही इसका आंसर है। जोहान गुटेनबर्ग इन्होंने ही प्रिंटिंग प्रेस का गठन किया था लगभग 1440 के आसपास। कितने साल पुराना है? यानी इस इन्वेंशन को लगभग 600 साल हो चुके हैं। तो ये जो प्रिंटिंग प्रेस है इसका जो श्रेय दिया जाता है किसको दिया जाता है? गुटेनबर्ग जी को। विलियम कैक्सटन इन्होंने पहली बार इंट्रोड्यूस की थी, कहाँ इंट्रोड्यूस की थी? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस की गई थी विलियम कैक्सटन द्वारा, लेकिन इन्होंने इन्वेंट नहीं किया था, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। लियोनार्डो डा विंची ये जाने जाते हैं मोनालिसा की पेंटिंग के लिए। फेमस पेंटिंग है मोनालिसा, इसे किसने बनाया था? लियोनार्डो डा विंची ने। और कौन सी पेंटिंग है? द लास्ट सपर। तो ये जो दो फेमस पेंटिंग है मोनालिसा और द लास्ट सपर,
ये दोनों किसने बनाई है? लियोनार्डो दा विंची। ये भी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन में से मैंने आंसर कर दिया जोहान गुटेनबर्ग। एक है जोहान्स केपलर, इन्हें जाना जाता है केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मूवमेंट, केपलर लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। इसके अंदर 3 लॉ हैं, जैसे आपने न्यूटन का लॉ पढ़ा था ना, ऐसे ही केपलर के भी 3 लॉ हैं, लेकिन ये किसके लिए हैं? ये है प्लेनेटरी मोशन के लिए। एक एक करके मैं आपको समझाता हूं प्लेनेटरी मोशंस क्या है। पहले आप ये एक बेसिक सी चीज समझिए, ये एक सर्कल है और ये एक इक्लिप्स है। इन दोनों में फर्क क्या है? जो ये सर्कल है इसका फोकस होता है बिल्कुल सेंटर में, और इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल का केंद्र कहा जाता है किसको? सर्कल के फोकस को। लेकिन यहां पर ये आप देख रहे हो एक्लिप्स, इसकी ये वाली जो रेडियस है, यहां पर ये जो ये डिस्टेंस होती है रेडियस है, ये डायमीटर होती है पूरी। ये वाली जो डायमीटर है ये छोटी होती है और ये वाली बड़ी होती है, तो इसे कहते हैं माइनर एक्सिस। और ये जो लॉन्ग लंबी वाली होती है इसे कहते हैं हम मेजर एक्सिस। और एक्लिप्स के जो फोकस होते हैं वो दोनों किस पर लोकेटेड होते हैं? वो दोनों होते हैं मेजर एक्सिस पर। यहां मैं आपको रेड कलर से दिखा देता हूं, देखो ये दोनों। अब मैंने ये क्यों बताया, मैं अब आपको समझाऊंगा मैंने ये क्यों बताया। अब मैं एक एक्लिप्स बनाता हूं, या बोलूं ऑर्बिट बनाता हूं, किसका? प्लैनेट का। थोड़ा ड्राइंग को थोड़ा सा नजरअंदाज करना, थोड़ा कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना। ड्राइंग तो बहुत ही वाहियात सी बन रही है, बाकी मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि पहला लॉ समझाता हूं, फर्स्ट लॉ। ये है सन, और यहां एक प्लैनेट है, ब्लू से ही दिखा देता हूं, ये है अर्थ। तो पहला लॉ ये कहता है कि जो प्लैनेट होता है, ये जो ग्रह होता है, ये किसके आसपास चक्कर लगाएगा? ये एक ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। किसके अराउंड? सन के अराउंड। और सन कहां पर होगा? सन किसी भी एक फोकस पे होगा, या तो यहां होगा या यहां होगा। तो यही है फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर प्लेनेटरी मोशन, यानी प्लैनेट्स आर रिवॉल्व्ड इन अ ऑर्बिटल पाथ अराउंड सन विच इज लोकेटेड ऑन वन फोकाई। तो ये कौन सा लॉ हो गया? ये हो गया फर्स्ट लॉ। और ये ग्रह कैसे मूवमेंट करता है? ये इस ऑर्बिटल पाथ में मूवमेंट करता है। सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ कहता है कि मान लो ये सन है, अब यहां ये सन है और ये ग्रह है। अब इस ग्रह को मैं येलो से दिखाता हूं। अब ये ग्रह यहां से एक टाइम पीरियड कौन सा टाइम पीरियड? मान लो मैं कहता हूं 4 मिनट। 4 मिनट में मान लो ये ग्रह यहां से यहां आया, ये वाला इसने एरिया कवर किया, ठीक है। उसी टाइम पीरियड में अगर ये ग्रह यहां होता, कहां? ये इस वाले रीजन की तरफ, तो ये जो एरिया कवर करता टाइम टी के अंदर, ये वाला एरिया, ये जो एरिया देख रहे हो आप, ये वाला एरिया, ये बराबर होता जो ये एरिया इस वाले रीजन में कवर करता है, ठीक है। यानी अगर मैं इस एरिया को कहूं A1 और इस एरिया को कहूं मैं A2, तो किसी टाइम पीरियड में ऑर्बिट के दौरान जब ये रिवॉल्व करता है, ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, तो जो एक पर्टिकुलर टाइम टी पर जो एरिया कवर किया जाता है प्लैनेट द्वारा वो बराबर होता है, यानी A1 बराबर A2। ये कौन सा लॉ है? ये है केपलर का सेकंड लॉ। थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ कहता है, वापस से यहां मैं सन बना देता हूं। थर्ड लॉ कहता है कि एक ग्रह है, इस ग्रह को पूरा चक्कर लगाने में यहां से घूमकर वापस यहां आने तक, यहां से पूरा घूम के यहां वापस आने तक कितना टाइम लगता है? टी। तो ये जो टाइम है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो टाइम का स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। अब ये सेमी मेजर एक्सिस क्या है? मैंने आपको बताया ये माइनर एक्सिस है, ये मेजर एक्सिस है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये इतना ही, बस इतना, इसे कहते हैं सेमी मेजर रेडियस या सेमी मेजर एक्सिस, जिसको मैंने किससे डिनोट किया है? आर से।
और ये जो पूरा ये जो चक्कर लगाती है उसको टाइम से। तो टाइम का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। ये कौन सा लॉ कहता है? ये कहता है केप्लर्स का थर्ड लॉ। तो ये 3 लॉ थे जो कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसे ही बोला जाता है केप्लर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द मेन रिवर फ्लोइंग इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू कश्मीर राज्य में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? झेलम, इंडस, चिनाब या नुब्रा? इसका आंसर करने से पहले मैं आपको इंडस रिवर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पढ़ा देता हूं। इधर देखिए आप, ये है इंडस रिवर सिस्टम। सबसे पहली चीज, इंडस रिवर सिस्टम का ओरिजिन कहां से होता है? तो ये निकलती है बोकरचू ग्लेशियर से। और ये बोकरचू ग्लेशियर है कहां पर? तो ये बोकरचू ग्लेशियर है मानसरोवर लेक में। ये किसका ओरिजिन है? ये है इंडस रिवर का ओरिजिन। और ये जहां से भारत में एंटर करती है उसे कहा जाता है दमचौक। कहां से एंटर करती है भारत में? दमचौक से। लद्दाख में ये दमचौक, वहां से भारत में एंटर करती है। तिब्बत में इसे क्या कहा जाता है? तो तिब्बत में इसे कहा जाता है सिंघी खंबन। सिंघी खंबन का मतलब है शेर का मुख। ये कहां पर कहा जाता है इसे? इसे कहा जाता है तिब्बत में सिंघी खंबन। अब ये यहां से पाकिस्तान में एंटर होती है। और ये जो ज्यादातर नदियां हैं पाकिस्तान में कहां मिलती हैं? पठानकोट में। यहां ये जो दूसरी नदी है झेलम, ये कहां से निकलती है? ये निकलती है वेरीनाग से। और ये वेरीनाग जगह कहां पर है? ये श्रीनगर में। और जो एक लेक है जिसका नाम है वुलर लेक, वुलर लेक में जो पानी देती है कौन सी रिवर देती है? तो वो आपकी देती है झेलम रिवर। नेक्स्ट है चिनाब। चिनाब को ही बोला जाता है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। यानी सबसे ज्यादा जो पानी इंडस में गिरती है वो कौन सी नदी है? चिनाब। और चिनाब का ओरिजिन कहां से हुआ है? चिनाब का ओरिजिन हुआ है 2 नदियों से मिलकर बनी है। एक कौन सी है? एक है चंद्र और दूसरी है भागा। एक कौन सी है? चंद्र। दोनों कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से। चंद्र, दूसरी है भागा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनी है चिनाब नदी। अगली है रावी। रावी और ब्यास दोनों ही कहां से निकलती हैं? रोहतांग पास से। और ये कहां पर है? ये है हिमाचल प्रदेश में। ब्यास ब्यासकुंड रोहतांग पास, रावी रोहतांग पास से। और सतलज ये इकलौती नदी है जो भारत के बाहर से निकलती है। कहां से? तिब्बत से। मानसरोवर के पास में राकस ताल, यहां से निकलती है सतलज नदी। और भारत में ये कहां से एंटर होती है? तो ये भारत में एंटर होती है सिपकिला पास से। कहां से? शिपकिला से एंटर करती है। ला को वैसे पास ही बोला जाता है, तो कहां से एंटर करती है? शिपकिला से एंटर करती है। तो ये पूरा मैंने आपको बताया इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। इस नदी पर एक ट्रीटी भी है जिसे इंडस वाटर ट्रीटी बोलते हैं। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में ये ट्रीटी पास हुई थी और इसकी मध्यस्थता किसने कराई थी? वर्ल्ड बैंक ने। बाकी वापस क्वेश्चन पर आते हैं। तो इसका आंसर है कश्मीर वैली में कौन सी बहती है? तो यहां पर ना नुब्रा है, ना चिनाब है, ना इंडस है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, झेलम नदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नागर स्टाइल टेम्पल्स। इसका आंसर करने से पहले जरा मैं आपको नागर एंड द्रविड़ स्टाइल के बारे में समझा देता हूं। तो यहां एक फिगर है नागर स्टाइल टेम्पल की और दूसरी है द्रविड़ स्टाइल। यहां देखो नागर स्टाइल में क्या होता है, देखो ये जो पूरा फिगर है, ये आप देख रहे हो ना, ये शेप, इसे बोला जाता है शिखर। और यहां इसके जस्ट नीचे होता है गर्भगृह। और यहां पर ये जो आप देख रहे हो छोटे छोटे जो ये ऐसे छोटे शिखर बने, इन्हें बोला जाता है मंडप। और ये पूरा स्ट्रक्चर जो होता है, ये जो सीढ़ियां होती है, इसे बोलते हैं प्लिंथ। वहीं यहां पर आप देखिए ये है द्रविडियन स्टाइल। ये नागर स्टाइल है, ये द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर है टेम्पल का। यहां पर ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, ये जो ये डोम शेप, डोम नहीं है पूरा, वैसे ये ट्राइंगल है कुछ कुछ, तो इसे बोला जाता है विमान। शिखर ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये पूरा नहीं होता। जैसे नागर स्टाइल में इसे शिखर बोला जाता है, लेकिन द्रविडियन स्टाइल में इसे क्या बोला जाता है? विमान। यहाँ पर गर्भगृह है जहां पे भगवान की मूर्ति रखी रहती है
और यहाँ पर मंडप ना होके पिलर्ड हॉल होता है, या इसे ये जो मंडप है ये मतलब जैसे ऐसे स्ट्रक्चर ना होके एक पिलर्ड हॉल होता है। और जो नंदी भगवान की मूर्ति वो कहाँ पर होती है, वो होती है यहाँ मंदिर के बाहर। और इसके अलावा एक सबसे बाहर एक बाउंड्री होती है या गेटवे होता है जिसे क्या बोलते हैं, गोपुरम। ये है मंदिर की एंट्री और ये मंदिर से दूर होती है, इसे क्या कहते हैं, गेटवे या गोपुरम। तो ये कौन से स्टाइल में है, ये है द्रविडियन स्टाइल में। और ये वाला कौन सा है, ये है नागर स्टाइल। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं और फिर इसका आंसर करते हैं। पहला कह रहा है दीज टेम्पल्स हैव इलेबोरेट बाउंड्री वॉल्स और गेटवे, जो कि नहीं होते, ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन 1 कौन सा नहीं है, ये नहीं हो सकता। 2 को होल्ड करते हैं, बोथ भी नहीं हो सकते। अब नीदर 1 और 2 हो सकता है या 2 ओनली होगा। अब इसके लिए सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द गर्भगृह इज ऑलवेज लोकेटेड डायरेक्टली अंडर द टॉलेस्ट टावर। ये करेक्ट है। ये जो टावर है जस्ट इसके नीचे की तरफ, यहां आप देखिए ये जो टावर है इसके जस्ट नीचे गर्भगृह होता है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो सेकंड करेक्ट हो गई, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हु इज द ऑथर ऑफ लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है, श्री औरबिंदो, विवेकानंद महाराज, महात्मा गांधी जी या फिर अबुल फजल। तो एक एक करके इनकी बुक्स जानते हैं फिर इसका आंसर करते हैं। विवेकानंद जी की कौन कौन सी फेमस बुक है, तो एक है राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग और वेदांत। ये किनकी बुक है, ये है स्वामी विवेकानंद जी की। और स्वामी विवेकानंद जी को किस लिए जाता है, 1893 की शिकागो कॉन्फ्रेंस में जो भाषण दिया था उसके लिए जाना जाता है विवेकानंद जी को। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी की फेमस बुक है, सबसे फेमस है वैसे माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। एक है हिंद स्वराज और इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। तो ये किसकी फेमस बुक है, ये है महात्मा गांधी जी की। अबुल फजल की फेमस बुक कौन सी है, अकबर नामा। अकबर नामा के वैसे 3 वॉल्यूम है, एक है वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 1 में इनके एंसेस्टर के बारे में है, किनके एंसेस्टर्स के बारे में, अकबर के एंसेस्टर्स के बारे में। वॉल्यूम 2 में दिया हुआ है अकबर के राज्य के बारे में, जो इवेंट्स थे इसके रेन के दौरान उसके बारे में किस में दिया हुआ है, वो दिया हुआ है वॉल्यूम 2 में। और वॉल्यूम 3 में दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन, और वॉल्यूम 3 का ही नाम है आईने अकबरी। बाकी इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्री औरबिंदो। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन थे, श्री औरबिंदो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू कोपेन स्कीम विच लेटर सिंबल रिप्रेजेंट्स सेमी एरिड स्टेपी क्लाइमेट। कोपेन की योजना के अनुसार कौन सा अक्षर चिन्ह अर्ध शुष्क मैदानी जलवायु को दर्शाता है, BHW, CWG, AS या DFC। इसको समझना आपके लिए तब सही होगा जब मैं आपको थोड़ा कोपेन क्लासिफिकेशन के बारे में समझाता हूं। तो ये कोपेन स्कीम या कोपेन क्लासिफिकेशन है क्या, तो ये असल में है क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, यानी जलवायु का क्लासिफिकेशन। अब इस क्लासिफिकेशन का आधार क्या होता है, तो इसका आधार है टेम्परेचर यानी तापमान, प्रेसिपिटेशन यानी वर्षा और सीजनल पैटर्न। ये किसके आधार है, कोपेन क्लासिफिकेशन के। अब इस क्लासिफिकेशन में होता क्या है, इस क्लासिफिकेशन में कोड दिए गए और वो कोड क्या है, वो कोड है ए हो गया, बी, सी, डी, ई। ये कोड है, इनके आधार पर ही हम जान पाते हैं कि किसी देश की जलवायु यानी वर्ल्ड का क्लाइमेट किस जगह पर कैसा है, वो जानने में हेल्प क्या करते हैं, वो जानने में हेल्प करते हैं ये कोड। अब ये कोड है क्या, जैसे ए डिनोट करता है ट्रॉपिकल को। ट्रॉपिकल जलवायु कैसी होती है, ट्रॉपिकल जलवायु ऐसी होती है जहां पे हाई रेनफॉल होता है और ह्यूमिडिटी अच्छी खासी होती है, टेम्परेचर ठीक ठाक होता है। तो वो टेम्परेचर क्या होता है, जो कोल्ड क्लाइमेट होता है, मतलब या कोल्ड सीजन होता है जब ठंड पड़ती है, उस सीजन के दौरान जो एवरेज टेम्परेचर होगा
वो या 18 डिग्री सेल्सियस होगा या उससे ज्यादा होगा। तो ये किसको डिनोट करता है? ये डिनोट करता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट को, जिसको डिनोट किया जाता है ए कोड से। बी से किसे डिनोट करते हैं? बी से डिनोट करते हैं ड्राई सीजन। अब ये ड्राई क्या है? यहाँ पे हाई रेनफॉल है, यहाँ पर नो रेनफॉल, या नो रेनफॉल मत लिखो, यहाँ पर लिखो लेस रेनफॉल। शुष्क कब हो जाता है जलवायु? जब कम बारिश होती है। तो बी डिनोट करते हैं ड्राई यानी लेस रेनफॉल से। नेक्स्ट कोड है सी। सी को डिनोट करते हैं हम वार्म टेम्परेट। टेम्परेट का होता है माइल्ड क्लाइमेट, मतलब हल्की गर्म जलवायु होती है, मतलब माइल्ड होती है। और इसका जो टेम्परेचर होता है, जो कोल्ड मंथ का होता है या कोल्ड सीजन का होता है, जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो -3 डिग्री सेल्सियस से तो ज्यादा होता है जो एवरेज टेम्परेचर होगा, और 18 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। यहां मैं कोल्डेस्ट की बात कर रहा हूं, मैं पूरे महीने का एवरेज नहीं ले रहा हूं। जब ठंड पड़ती है उस टाइम जो टेम्परेचर होगा वो -3 डिग्री से ज्यादा होगा और 18 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। डी होता है कोल्ड स्नो फॉरेस्ट। डी किसको डिनोट करता है? कोल्ड स्नो फॉरेस्ट को। इसमें सेम कंडीशन, कोल्ड मंथ में जो टेम्परेचर होता है एवरेज टेम्परेचर वो -3 डिग्री के या तो बराबर रहेगा या फिर इससे कम रहता है। कब? कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, डी वाले उसमें, डी कोड में कोल्ड स्नो फॉरेस्ट के टाइम पर। कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट में एवरेज टेम्परेचर कितना कोल्ड वाले मंथ में? -3 डिग्री सेल्सियस से कम या उसके बराबर। ये डिनोट करते हैं हम टुंड्रा वाला जो क्लाइमेट होता है, मतलब बहुत ही ठंडा। इसमें थ्रू आउट हर मंथ, पूरे मंथ्स में, मतलब 12 महीने जो टेम्परेचर होगा वो 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा। जो एवरेज टेम्परेचर होगा वो 10 डिग्री सेल्सियस से कम ही रहेगा थ्रू आउट ईयर। तो ये तो डिनोट कर दिया मैंने ए बी सी डी ई को, ये सारे हैं कैपिटल लेटर। ऐसे ही स्मॉल लेटर डब्ल्यू डिनोट करता है विंटर ड्राई को। विंटर ड्राई का मतलब कि सर्दी में वर्षा नहीं होगी, मतलब सर्दी बिल्कुल सूखी रहेगी। समर ड्राई यानी गर्मियों में बारिश नहीं होगी। एफ डिनोट करता है नो ड्राई सीजन, यानी पूरा टाइम बारिश रहेगी। और एम डिनोट करता है मॉनसून को। अच्छा, एक बड़ा वाला डब्ल्यू है, ये डिनोट करता है डेजर्ट। बाकी वापस क्वेश्चन पे आते हैं। यहां सेमी एरिड की बात कर रहा है, सेमी एरिड मैदानी जलवायु, अर्धशुष्क मैदानी जलवायु। एक एक करके देखते हैं। डी, डी किसको डिनोट करता है? कोल्ड स्नो फॉरेस्ट को। एफ, एफ यानी बारिश होगी, तो शुष्क कैसे हो सकता है? तो ये नहीं हो सकता। यहां पर सी, ए एस यानी क्लाइमेट कैसा है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट है और समर ड्राई है, लेकिन बारिश तो हो रही है ना, ट्रॉपिकल में हाई रेनफॉल होती है, तो ये भी नहीं है। सी डब्ल्यू जी, सी फॉर मॉडरेट टेम्परेचर होता है, यानी टेम्परेट होता है जो जलवायु होती है, और विंटर ड्राई रहती है। मॉडरेट होती है यानी हल्की फुल्की बारिश होती है। इसको होल्ड कर लेता हूं, फिर भी ऊपर वाला देख लेते हैं। बी, बी मतलब ड्राई, बिल्कुल बारिश नहीं होती, एरिड होती है, तो एस एच ये स्टेपिज मैदानी को दर्शाता है। और विंटर ड्राई यही है इसका ऑप्शन ए, ये भी नहीं है। एक सी एस भी है, ये कौन सी जलवायु को डिनोट करता है? ये डिनोट करता है वार्म टेम्परेट समर ड्राई। और ये कहां की जलवायु है? तो ये है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, यानी मेडिटेरेनियन जलवायु कौन सी है? वो है वार्म टेम्परेट और समर ड्राई, मतलब समर में बारिश नहीं होगी, समर ड्राई रहती है। ये मेडिटेरेनियन की जलवायु है और इसे सी एस से डिनोट करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, टू जनरेट टाइड्स इन द सी, समुद्र में ज्वार उत्पन्न करना। यह ऑप्शन नहीं हो सकता। ये जो ज्वार उत्पन्न होती है वो किसकी वजह से होती है? वो होती है ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, जिसे हम हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। और ये ग्रेविटेशनल पुल किसकी वजह से लगता है? ये सन और मून की वजह से, यानी चंद्रमा और सूर्य की वजह से ग्रेविटेशनल पुल लगता है, उसकी वजह से समुद्र में ज्वार उत्पन्न होता है, ना कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से।
सेकंड है प्रोवाइडिंग एन एनर्जी सोर्स फॉर लाइफ ऑन अर्थ। एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करता है मैक्सिमम सन। सन इकलौता एनर्जी सोर्स है। ज्यादातर जो हम निर्भर हैं वो किस पर निर्भर हैं? वो निर्भर हैं हम सूर्य के प्रकाश पर, तो ये भी नहीं है। सी प्रोटेक्टिंग द अर्थ फ्रॉम सोलर विंड एंड कॉस्मिक रेडिएशन। पृथ्वी को सौर हवा से बचाना और ब्रह्मांडीय विकिरण से बचाना। इसको होल्ड करते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। कंट्रोलिंग द अर्थ क्लाइमेट, ये भी नहीं हो सकता। जलवायु को कैसे कंट्रोल कर सकता है मैग्नेटिक फील्ड? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। ये हमें सोलर विंड और कॉस्मिक रेडिएशन से बचाता है। क्या? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मोहम्मद इकबाल फेमस वर्क सारे जहां से अच्छा वॉज अडॉप्टेड एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी ड्यूरिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। ही वॉज गिवन द टाइटल पोएट ल्योरेट ऑफ एशिया बाय विच अमंग द फॉलोइंग। मोहम्मद इकबाल की प्रसिद्ध रचना सारे जहां से अच्छा को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एकता के प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। उन्हें निम्नलिखित में से किसके द्वारा एशिया के कवि पुरस्कार विजेता की उपाधि दी गई है? महात्मा गांधी, इन्हें तो महात्मा की उपाधि दी गई थी। महात्मा की उपाधि किसने दी थी? और फादर ऑफ नेशन की उपाधि ये किसने दी थी? दोनों बताना। ये मैं ऑलरेडी इस वीडियो में बता चुका हूं। तो इनको तो नहीं दी गई है ये उपाधि, इन्होंने नहीं दी है, सॉरी, मोहम्मद इकबाल को उपाधि ये वाली पोइट ल्योरेट्स ऑफ एशिया, यानी एशिया के कवि पुरस्कार विजेता की उपाधि महात्मा गांधी जी ने नहीं दी है, ना ही जवाहरलाल नेहरू जी ने दी है। ये उपाधि दी है इन्हें सरोजनी नायडू जी ने। सरोजनी नायडू जी को ही कहा जाता है नाइटेंगल ऑफ इंडिया। भारतीय कोकिला किन्हें कहा जाता है? सरोजनी नायडू जी को। और लास्ट ऑप्शन था रविंद्रनाथ टैगोर, इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी थी ब्रिटिशर्स ने, जो कि जलियांवाला बाग कांड के बाद इन्होंने नाइटहुड की उपाधि को जो है त्याग दिया था। बाकी मोहम्मद इकबाल को आइडियोलॉजिकल फादर ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। किसको? मोहम्मद इकबाल को। इसका आंसर ऑप्शन सी, सरोजनी नायडू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मैया सम्मान योजना recently seen in the news is an initiative launched by which of the following state government? मैया सम्मान योजना जो हाल ही में समाचारों में देखी गई, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है? हरियाणा, बिहार, झारखंड या उत्तर प्रदेश? वैसे बहुत सारे लोग इसका आंसर जो है उत्तर प्रदेश मार्क करके आएंगे। लग रहा है ना सुनने में जैसे मैया, तो उत्तर प्रदेश मार्क के आएंगे, पर इसका आंसर है ऑप्शन सी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन द्वारा शुरू की गई है ये मैया सम्मान योजना। इस योजना के दौरान जो धनराशि वितरित की गई है वो कितनी है? 1415 करोड़। और कितनी महिलाओं को बांटी गई है ये? तो ये लगभग 57 लाख महिलाओं को बांटी गई है। ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंट किसके द्वारा दी गई है? ये हेमंत सोरेन द्वारा दी गई है। और इसका काम क्या है या एम क्या है? इसका एम है जो महिलाएं हैं उन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटी में जोड़ना और बैंकिंग सिस्टम से कनेक्ट करना। इसमें जो एज है विमेन की वो किस एज से किस एज तक है? तो वो है 18 से 50 साल तक। और इसका अमाउंट बढ़ाकर 1000 से लेकर कितना कर दिया गया था? 2500 रुपए। तो बाकी इसका आंसर क्या है? झारखंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अल नागा एंड नसीम अल बहर आर द डिफेंस एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर और ओमान। वैसे सारी ही गल्फ कंट्रीज है, वैसे इसका आंसर है ओमान। ओमान के साथ हम मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं, एयर एक्सरसाइज भी करते हैं और नेवल एक्सरसाइज भी करते हैं। नेवल, एन फॉर नेवल, एन फॉर नसीम अल बहर। तो नेवल एक्सरसाइज का नाम क्या है? नसीम अल बहर। एयर एक्सरसाइज का नाम क्या है? उसका नाम है ईस्टर्न ब्रिज। और मिलिट्री एक्सरसाइज अल नागा, अल नजहा या अल नागा। तो ये कौन सी है? मिलिट्री एक्सरसाइज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रेस्ट्रिक्ट्स फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द मार्शल लॉ, एम्पावरमेंट ऑफ विलेज पंचायत, प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड हिस्ट्री, या यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इसके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट जान लेते हैं कि संविधान कितने पार्ट है। वैसे तो संविधान के 22 पार्ट थे जब संविधान बना था, लेकिन इसका आंसर करने के लिए हमें फिलहाल 4 पार्ट ही जानने। पार्ट 1 में क्या दिया हुआ है? पार्ट 1 में दिया हुआ है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट 2 में क्या दिया हुआ है? पार्ट 2 में दिया हुआ है सिटीजनशिप, यानी नागरिकता के कानून। कौन से पार्ट में है? पार्ट 2 में। पार्ट 3 में क्या है? पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट्स। और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल तक है? तो वो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। और पार्ट 4 कौन सा है? पार्ट 4 है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। ये कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल तक है? तो ये आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है। अब मैं बात करूं पहला ऑप्शन की। यहां पर ये फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा है, तो फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि आर्टिकल 44 किस में आता है? ये तो डीपीएसपी है। और यहाँ फंडामेंटल राइट्स है, ये तो 36 पर ही खत्म हो जाते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं है। तो ये जो मार्शल लॉ वाला जो आर्टिकल है वो कौन सा आर्टिकल है? ये है आर्टिकल 34। नेक्स्ट है ऑप्शन बी, विलेज पंचायत, एम्पावरमेंट ऑफ विलेज पंचायत। ये आर्टिकल है आर्टिकल 40, है तो डीपीएसपी में, लेकिन ये आर्टिकल 40 है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज एंड हिस्ट्री, भारत की सांस्कृतिक विरासत और इतिहास का संरक्षण। जैसा कि हम जानते हैं ये मॉन्यूमेंट की प्रोटेक्शन की बात कौन से आर्टिकल में की गई है? वो है आर्टिकल 49। तो ये भी आर्टिकल नहीं है, बचा एक ही ऑप्शन करेक्ट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये कौन से आर्टिकल में आता है? ये आता है आर्टिकल 44। वैसे बहुत इजी क्वेश्चन था, पर यहां मैंने आपको कुछ लर्निंग दी है इसके साथ में। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये स्टेटमेंट है। जैसा कि मैं जानता हूं अगर स्टेटमेंट वाले सवाल थोड़ा सा इजी होते हैं, अगर आप एक या दो स्टेटमेंट रिजेक्ट कर देते हैं कई बार तो भी आंसर आ जाता है। तो मैं देखता हूं कि ये इजी है या कैसा है। पहला स्टेटमेंट है द एसपीएससी इज गवर्न अंडर द पार्ट 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एसपीएससी भारतीय संविधान के भाग 14 के तहत शासित होता है। ये करेक्ट है एकदम। पार्ट 15 में जैसे कि आप जानते हैं, मैंने इसे ऐसे ही याद रख रखा है कि पार्ट 15 आपका शुरू होता है 324 से, जिसमें आपका इलेक्शन कमीशन आता है 324 से लेकर 329। कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 15, 5 लिख रखा है मैंने ये, किसमें? पार्ट 15 इलेक्शन कमीशन। इससे जस्ट पहले वाला है, उसमें सर्विस कमीशन आते हैं। वो कौन सा है? वो है पार्ट 14। और इसमें आर्टिकल कौन से लेकर कौन सा है? तो 315 से लेकर 323 तक ये आर्टिकल कौन से पार्ट में आते हैं? ये आते हैं पार्ट 4 में। तो एसपीएससी ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। अब यहां देखो, फर्स्ट ओनली करेक्ट, होल्ड कर सकते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड हमने पढ़ी नहीं, हो भी सकती है, लेकिन ये डिलीट हो गया क्योंकि यहां सिर्फ 2 एंड 3 की बात हो रही है और यहां करेक्ट स्टेटमेंट की बात हो रही है, तो ये तो हो गया गलत। अब दूसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि द चेयरपर्सन ऑफ द एसपीएससी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एसपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति द्वारा होती है, जैसा कि गलत है। दूसरी स्टेटमेंट गलत है, उससे ये भी गलत हो जाती है क्योंकि दो तो हो ही नहीं सकती। अब यहां फर्स्ट हो सकता है या फर्स्ट एंड थर्ड हो सकता है, तो यहां पर देखो थर्ड स्टेटमेंट भी पढ़नी पड़ेगी। अगर यहां पर ऑप्शन 2 होता ना तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती, पर यहां थर्ड पढ़ के देखते हैं क्या है।
तो थर्ड स्टेटमेंट कह रही है द मैक्सिमम टर्म ऑफ चेयरपर्सन इज 6 ईयर और अंटिल द एज ऑफ 62 विच एवर इज अर्लियर। यानी अध्यक्ष का अधिकतम कार्यालय या कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। तो ये सही है, ये दो स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट एंड थर्ड। तो ये बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी जरा हम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। पार्ट 14 में आपके सर्विस कमीशंस आते हैं, जिसमें पहला आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 315, जिसमें स्टैब्लिशमेंट की बात करता है, यानी स्टैब्लिशमेंट ऑफ सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड स्टेट। आर्टिकल 316 बात करता है अपॉइंटमेंट एंड टर्म की। अपॉइंटमेंट दोनों जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसपीएससी की और यूपीएससी, दोनों को समझ लेते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। एसपीएससी का जो चेयरमैन है उसका अपॉइंटमेंट करता है गवर्नर ऑफ स्टेट। वहीं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का राष्ट्रपति। स्टेट का जो टर्म होता है वो कितना होता है, 6 साल या 62 साल की उम्र, 62 ईयर ओल्ड। इन दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा वो टर्म होता है किसका, चेयरमैन का। वहीं यूपीएससी का जो टर्म होता है वो होता है 6 इयर्स या फिर 65 ईयर ऑफ एज। तो मैंने आपको टर्म भी बता दिया और अपॉइंटमेंट भी बता दिया। नेक्स्ट आर्टिकल है, इधर लिख लेता हूं मैं, आर्टिकल 317, 315 मैंने बता दिया, 316 मैंने बता दिया। आर्टिकल 317 में है रेजिग्नेशन एंड रिमूवल। तो दोबारा एसपीएससी स्टेट वाले की बात करते हैं और यूनियन वाले की बात करते हैं। जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन होगा वो रिजाइन देगा गवर्नर ऑफ स्टेट को, लेकिन यूपीएससी का चेयरमैन रिजाइन किसको देगा, वो अपना रेजिग्नेशन सौंपेगा राष्ट्रपति को। ये हो गई रेजिग्नेशन की बात। लेकिन रिमूवल किसके द्वारा होगा, अब यहां गलती मत करना कि स्टेट वाले का रिमूवल गवर्नर करेगा। चाहे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, दोनों का रिमूवल करता है प्रेसिडेंट। और इसका आधार क्या होता है, इसका आधार होता है या तो मिसबिहेवियर, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, या फिर इंसॉल्वेंसी यानी बैंकरप्ट हो गए हो, या फिर अनसाउंड माइंड यानी अपनी डिस्क्रिप्शन पे काम ना कर पा रहे हो, सोचने समझने की अपनी शक्ति खो दी हो, तो इस पर प्रेसिडेंट रिमूव करता है। तो रिमूवल की जो पावर है वो किसके हाथ में है, वो प्रेसिडेंट के हाथ में। तो ये थी कुछ इंफॉर्मेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विच अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सक्सीडेड डॉक्टर एस सोमनाथ। निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर एस सोमनाथ के स्थान पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसरो के बारे में हम जाने तो इसरो का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था आजादी के दिन 15 अगस्त को, लेकिन 1969 में, ना कि 1947 में। कब, 1969 को इसरो का गठन हुआ, 15 अगस्त 1969 को। और ये जो स्पेस प्रोग्राम है इसके फादर किसे कहा जाता है, फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई को। बाकी क्वेश्चन पे आते हैं, इसका आंसर है डॉक्टर वी नारायणन। जो अभी नए चेयरमैन जो चुने गए हैं इसरो के वो हैं डॉक्टर वी नारायणन। ये है इनकी फोटो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, अपार्ट फ्रॉम द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर्स सच एज। कच्चे माल की उपलब्धता के अलावा किस उद्योग का स्थान अन्य कारकों की उपलब्धता पर भी निर्भर करता है, जैसे
यानी ये अगर मैं थोड़ा सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं, मान लो आपने कोई फैक्ट्री खोली और किसी एरिया में आप फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो मान लो ये पर्टिकुलर कोई एरिया है, यहाँ पर आपने अपनी फैक्ट्री खोली, तो यहाँ पर रॉ मटेरियल तो अवेलेबल होना ही चाहिए। मान लो आप बिस्किट बनाते हैं, तो बिस्किट बनाने के लिए आपको जो आटा चाहिए या मैदा चाहिए वो तो अवेलेबल होना चाहिए ना यहाँ पे। उसके अलावा और क्या क्या चीज चाहिए? वाटर एंड इनपुट्स, ट्रांसपोर्ट एंड बायो एनर्जी, ये तो बिल्कुल ही गलत है। मैन पावर एंड एनर्जी या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड वेजिटेशन। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन होनी चाहिए जब आप इंडस्ट्री लगाते हो, पर ये आपको चाहिए नहीं होती है। आपको चाहिए होती है ऑप्शन नंबर सी, मैन पावर। जब आपके पास मजदूर ही नहीं है, लेबर नहीं है, तो यहाँ पर काम कौन करेगा? रॉ मटेरियल का आप क्या कर लोगे? तो आपको मैन पावर चाहिए, और मशीनों को चलाने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर बायो एनर्जी, बायो एनर्जी ये थोड़ा गलत था, एक बार ट्रांसपोर्ट था, सही था। वाटर भी सही था, इनपुट्स ये समझ नहीं आया तो ये भी। तो मोस्ट सुटेबल आंसर कौन सा है? मैन पावर एंड एनर्जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये नॉलेज के अलावा इंटेलिजेंस बेस होते हैं। आप इसे छोड़ देते हो बहुत बार, लेकिन आप थोड़ा बहुत अपना इंटेलिजेंस यूज करोगे तो इसका आंसर हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज मोस्टली फाउंड इन अर्बन एरियाज? निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी अधिकतर शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है? साइक्लिक, सीजनल, ओपन या एजुकेटेड? साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है, एक चक्र होता है। वो चक्र क्या होता है? यहाँ पर आपके पास जॉब है, फिर एक सीजन आएगा जब रिसेशन आ जाएगा, मंदी आ जाएगी, आपकी नौकरी चली जाएगी, खाली हो जाओगे, थोड़े टाइम तक रहेगा, लेकिन वापस से आपके पास जॉब आ जाएगी। तो ये साइकिल चलता रहता है। ये डिपेंड करता है कि मार्केट में क्या है, महंगाई है या मार्केट में मंदी है, इस पर डिपेंड करती है। तो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट ये होती है। यहाँ पर मोस्टली की बात की जा रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी। अब ये मौसमी बेरोजगारी क्या होती है? इसके लिए मैं आपको बहुत आसानी से एक चीज समझाता हूँ। मान लो एक आपने दुकान खोली, अब आप सोच रहे हो कि मैं पूरा साल उसमें कूलर ही बेचूंगा। अब एक बात बताइए आप, कि गर्मी, अब भारत की बात कर रहा हूं मैं, ये कूलर अगर वैसे क्षेत्र में हो, इक्वेटर के आसपास कोई रीजन है, वहां वाले देश, तो मैं समझ भी आता है कि हाँ चल सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या होती है, सर्दियों में ठंड हो जाती है। दिल्ली की बात कर रहा हूँ चलो मैं, तो यहाँ क्या होता है, सर्दियों में ठंड पड़ने लगती है। अब सर्दियों में तो कूलर की आवश्यकता नहीं है ना, तो सर्दियों में कोई कूलर खरीदेगा नहीं, तो सर्दियों में क्या हो जाती है, सीजनल बेरोजगारी आ जाती है। तो ये लोगों को क्या करना चाहिए, सर्दियों में, गर्मियों में कूलर बेच रहे हैं, तो सर्दियों में कंबल बेचना शुरू कर दो, तो वो उस बेरोजगारी से निपटने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, क्या होता है कि लागत भी लगती है। किसी काम को शुरू करने के लिए पूंजी लगाई जाती है, कैपिटल हर किसी के पास तो नहीं होती है ना, कि सर्दियों में कंबल भर लिए, फिर गर्मी आई कूलर भर लिए, फिर 15 अगस्त आई पतंगे भर ली, तो ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे लोग जिनको सीजन में काम होता है, होली दिवाली काम होता है, इसे हम कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। लेकिन ये अर्बन एरियाज में मोस्टली नहीं फैली हुई है, ये नहीं है ऑप्शन। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, खुली बेरोजगारी, ये वो बेरोजगारी है कि आप चाहते हो काम करना, आप चाहते हो कि जो आपको पेड है, जितना मार्केट रेट है उस पर आप काम करने को तैयार है, फिर भी आपको काम ना मिले, तो उसे बोलते हैं खुली बेरोजगारी। नेक्स्ट है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, इसका आंसर ही है यही, डी, शिक्षित बेरोजगारी। ये क्या है? ये वो है कि आपके पास डिग्री है, आप ग्रेजुएटेड हो, फिर भी आपके पास जॉब नहीं है। आपके पास स्किल्स हैं, पर उस स्किल को दिखाने के लिए आपके पास सोर्स ही नहीं है, जॉब ही नहीं है, यानी गवर्नमेंट ने आपके लिए कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट जनरेट ही नहीं की है। इसे हम कहते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। यही इसका आंसर है। शहरों में इसी तरह की बेरोजगारी पाई जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ऑनिरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ऑनिरोलॉजी निम्नलिखित का अध्ययन है, ड्रीम्स, एनिमल, फ्लावर या इंसेक्ट? इंसेक्ट की स्टडी को बोला जाता है एंटोमोलॉजी, तो ये इसका आंसर नहीं है। फ्लावर की स्टडी को बोलते हैं हम एंथोलॉजी, तो ये भी इसका आंसर नहीं है।
एनिमल की स्टडी को हम बोलते हैं जूलॉजी, और प्लांट की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? प्लांट की स्टडी को हम बोलते हैं बॉटनी। तो ये भी इसका आंसर नहीं है, बचा एक ही ऑप्शन, यही इसका आंसर है। स्वप्न, ड्रीम्स, सपनों की स्टडी को हम बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। और ये कुछ कुछ रिलेट करता है ऑर्निथोलॉजी से। बहुत सारे बच्चे अगर बर्ड्स लिखा होता तो ये मार्क कराते ऑर्निथोलॉजी, ये ऑप्शन दिया होता तो जो आंसर परसेंटेज है ना वो गिर जाता। अटेम्प्ट है जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट वाली जो लिस्ट है उसमें बच्चों के नंबर गिर जाते, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते ना ऑर्निथोलॉजी और ऑर्निरोलॉजी। बहुत सारे बच्चे बर्ड ही मार्क करके आते, लेकिन ऑर्निथोलॉजी होता है बर्ड यानी पक्षियों की स्टडी को बोला जाता है ऑर्निथोलॉजी। तो इसका आंसर है ड्रीम। ड्रीम की स्टडी को क्या बोलते हैं? ऑर्निरोलॉजी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, थोड़ा बारिश की आवाज आ सकती है आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। स्टार्च एंड शुगर इन आर फूड्स आर फॉर्म्स ऑफ। हमारे भोजन में स्टार्च और चीनी डैश के रूप हैं, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स या कार्बोहाइड्रेट। मैंने आपको प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनके टाइप बताए थे, माइक्रो, मैक्रो। अब मैं जरा आपको एनिमल के अंदर बता देता हूँ। एनिमल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स को बांटा गया है वो दो हिस्सों में, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में बांटा गया है। मैक्रो का मतलब जो हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? जैसे प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ये हमें अधिक मात्रा में चाहिए होते हैं। और इनका जो मेनली काम होता है वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना होता है। वहीं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपके आते हैं आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन्स। ये इसलिए क्योंकि ये हमें कम मात्रा में चाहिए होते हैं। इनका काम होता है एंजाइम एक्टिविटी को बढ़ाना और हॉर्मोन्स को सीक्रेट कराना, तो इसलिए इनकी आवश्यकता होती है लेकिन कम मात्रा में। अब मैं विटामिन्स की बात करूं, विटामिन्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फैट सॉल्यूबल, दूसरे होते हैं वाटर सॉल्यूबल। आप एक याद कर लीजिए, दूसरे आपको अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे वाटर सॉल्यूबल होते हैं आपके विटामिन बी और विटामिन सी, तो इसके अलावा जितने भी होंगे वो फैट सॉल्यूबल होंगे। वैसे इसका जो ट्रिक है फैट सॉल्यूबल को याद रखने की वो है कीडा, कीडा से याद रख लीजिए, KEDA, ये सारे हैं फैट सॉल्यूबल, BC हैं आपके वाटर सॉल्यूबल। और विटामिन टर्म किसने दिया था? तो ये दिया था कैज़मियर फंक ने। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर है स्टार्च और शुगर, ये है कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर फोटोग्राफिक द सन। सूर्य का फोटो खींचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है करंट को मेजर करने के लिए। क्या मेजर करने के लिए? मेजर द करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। आपने देखा होगा ना, एक डिवाइस होता है उसमें ऐसे सुई होती है, वो डिफ्लेक्ट करती है, वो बताती है कि इसमें करंट है या नहीं। तो वो कौन सा डिवाइस होता है? गैल्वेनोमीटर। पोटेंशियोमीटर, ये पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और स्पेक्ट्रोहीलियोमीटर, सॉरी स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। देखो, अगर ये क्वेश्चन मेरे को करना होता तो मैं इसको आराम से कर देता, ये मार्क कर देता। क्यों मार्क करता? हीलियो, जहां भी हीलियो जुड़ा है मतलब ये सन से रिलेटेड है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ में मैं मार्क करता डी को। क्या देखकर? ये हीलियो देखकर। अगर मुझे नहीं भी पता ये किस काम में यूज होता है। वैसे स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ किस काम में इस्तेमाल होता है? फोटोग्राफिक के लिए। किसकी फोटोग्राफी? फोटोग्राफिंग ऑफ सन। वहीं आपका जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो कोई सैंपल है, उसके द्वारा कितने अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब की गई उसको नापने का काम कौन करता है? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर।
यहाँ मैं आपको स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ दिखा देता हूँ। ये है स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ, ये इसकी एक इमेज है। देखो ये ऐसे फोटोग्राफी करता है सन की। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। मास ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना है। देखो इसका आंसर जब तक आपको हाइड्रोजन का मास पता ना हो और इलेक्ट्रॉन का मास पता ना हो तब तक आप नहीं कर सकते। बात करूं मैं हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या और परमाणु मास जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 1.008 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसे AMU बोल दो या फिर 1.008 U बोल दो। ये किसका, ये हाइड्रोजन एटम का मास है। वहीं इलेक्ट्रॉन के मास की बात करूं तो इसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, लेकिन यहाँ किलोग्राम में है तो मुझे इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा एस्ट्रोनॉमिकल मास यूनिट में या AMU या U में। तो वो कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है AMU में वो कितना होता है 0.00055। ये किसका मास है, ये है इलेक्ट्रॉन का। अब इन दोनों का मास आपको पता है तो अब इसका आंसर आप इजीली कर सकते हो। तो मैं कैसे करूं, अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। और 0.5 1 के बराबर है क्या, नहीं, बिल्कुल आधा है, ये तो नहीं हो सकता। अब यहाँ 8000 है, 1837 है और 5000 है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसे 5000 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 1000 से मल्टीप्लाई करके 0.5 आया, 5000 से मल्टीप्लाई करने का मतलब एक बार 5 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 2.5 आ गया। अब ये ज्यादा निकल गया तो ये भी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता तो 8000 भी नहीं हो सकता, और ज्यादा निकल जाएगा। तो इसका आंसर है 1837। यानी इलेक्ट्रॉन का मास जो कितना गुना होता है, सॉरी हाइड्रोजन का मास इलेक्ट्रॉन के मास का 1837 गुना होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये आखिरी सवाल है आज के एनालिसिस का। अल्फा पार्टिकल्स आर डैश, अल्फा कण है। ये अल्फा पार्टिकल वही है जिनका इस्तेमाल रदरफोर्ड ने किया था। आपने वो देखा था गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का पता करने के लिए किया था, उस एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल का इस्तेमाल हुआ था। अब ये अल्फा पार्टिकल्स होते क्या हैं, अब मैं एक बार आपको एक चीज बताता हूं। एक स्ट्रक्चर समझिए आप, वो स्ट्रक्चर किसका, हीलियम का। हीलियम का जो परमाणु संख्या होती है वो 2 होती है, वहीं इसका परमाणु द्रव्यमान वो कितना होता है 4। ये जो एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या होती है और ये एटॉमिक मास, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि इस एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने। नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। इन दोनों का एक, और इनमें से ही या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह लो या नंबर ऑफ प्रोटॉन ही होते हैं आपके एटॉमिक नंबर। मान लो हीलियम का 2 एटॉमिक नंबर है, यानी ये जो पार्टिकल है, सॉरी ये जो एलिमेंट है, इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और सेंटर में न्यूक्लियस में 2 ही प्रोटॉन होंगे। इसको मैं येलो से डिनोट करता हूं। प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन भी 2 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे। लेकिन ये जो एटॉमिक मास होता है, ये एटॉमिक मास केंद्रित होता है आपका सेंटर में। कहां पर केंद्रित होता है, न्यूक्लियस में। यही तो एक्सपेरिमेंट था ना, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इन दोनों के सम को ही कहा जाता है एटॉमिक मास, यानी परमाणु द्रव्यमान। यहां पर मैंने आपको दिखाया कि रेड से डिनोट किया प्रोटॉन, येलो से डिनोट करता हूं मैं किसको, न्यूट्रॉन को। ये हो गए न्यूट्रॉन और ये रेड वाले क्या हो गए, रेड वाले हो गए ये प्रोटॉन। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को एनर्जी दे देता हूं। आप एनर्जी लो और इस ऑर्बिट को छोड़ के बाहर जाओ, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से एनर्जी लेके बाहर चले जाएंगे। अब बचा क्या, अब बचे सिर्फ 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। यानी आसान शब्दों में बताऊं तो हीलियम का सिर्फ न्यूक्लियस बचा। ये जो पार्टिकल होता है
2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन यानी हीलियम का न्यूक्लियस, इसी को हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्वाइस द मास ऑफ बीटा पार्टिकल नहीं, नेगेटिवली चार्ज नहीं, इस पे चार्ज कौन सा है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाले तो निकल गए ना, 2 पॉजिटिव चार्ज है, +2 का चार्ज है, ना कि नेगेटिव चार्ज है। जस्ट लाइक हीलियम न्यूक्लियाई, ये करेक्ट आंसर है इसका, बिल्कुल हीलियम नाभिक की तरह। तो ये तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। लोअरिंग इन आयनाइजिंग पावर एज कंपेयर टू गामा रेज, नहीं, आयनाइजिंग पावर इसकी ज्यादा होती है गामा रेज से, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन सी। तो यहां पर खत्म हुए आपके 25 जीएस के क्वेश्चंस का एनालिसिस। बहुत ही शानदार रहा। मुझे पढ़ाने में मजा आता है, आपको पढ़ने में मजा आया होगा जरूर, और आपका रिवीजन बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा और बहुत सारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी मिल रही होगी। तो इस एनालिसिस को ना छोड़ें, देखते रहें। आपने जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनका बार बार रिवीजन हो रहा है और कुछ नई चीजें रोज सीखते हैं। जैसे कोपन क्लासिफिकेशन हमने सीख लिया आज, तो आगे कुछ नया क्वेश्चन आएगा, फिर नई कॉन्सेप्ट सीखेंगे और इसका इस्तेमाल आगे कोई क्वेश्चन होगा वहां पे करेंगे। ऐसे करके हम नई नई चीजें भी सीखेंगे और रिवीजन भी चलता रहेगा। इसलिए एनालिसिस बहुत जरूरी है, और ये जरूरी नहीं है जो मूक दे रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है। जो मान लो जिन्होंने मूक नहीं दिया है और वो कोई कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, तो इन 25 सवालों से वो कॉन्सेप्ट नई नई सीख सकते हैं। तो इसे देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। बाकी जिन्होंने भी मेरी वीडियो यहां तक देखी उनको दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करके जाएं और शेयर जरूर करें। प्लीज इस पर जरूर ध्यान दें, शेयर किया कीजिए। शेयर करेंगे तो रीच बढ़ेगी, रीच बढ़ेगी तो कंटेंट और अच्छे से आएगा। मतलब कि कोशिश करूंगा और ज्यादा वीडियोस लाऊं और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊं। तो मिलते हैं ऐसी ही शानदार वीडियो में नेक्स्ट टाइम। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।